विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन हंगामे का भी तिया हो गया और आज की कार्रवाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण चली। प्रश्नकाल में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की तो निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से संविदा कर्मियों को लेकर सवाल पूछे। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। प्रश्नकाल अच्छी तरह हुआ और इसमें अच्छी बहस भी हुई। निर्दलीय विधायक माणिकचंद सुराना ने संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। हालांकि इस मसले पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने जवाब दिया, लेकिन माणिकचंद सुराना का कहना था कि वो पूरी तरह से सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है। सुराना ने कहा कि सरकार ने अब तक 15% काम ही किया है। जन समस्याओं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और इन 2.25 सालों में सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सरकार गिना सके या कह सके कि हमने इस प्रदेश में समग्र विकास किया है, मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया है। प्रश्नकाल के बाद जब शून्यकाल शुरू हुआ तो अचानक एक बार सदन में कोलाहल की स्थिति बन गई। विधायक किरोड़ी लाल मीणा स्पीकर की व्यवस्थाओं से कुछ नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मीणा और मीणा के मसले पर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही और मीणा समाज के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। सरकार ये मानती है कि मीणा एक ही है, मीणा में कोई फर्क नहीं है। सरकार ने मीणा एक ही है, इसका शपथ पत्र हाई कोर्ट में दे दिया, उसके बाद भी आदेशों को वापस नहीं ले रही, ये हमारे साथ जाती है। सदन की कार्रवाई खत्म होते होते एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस की स्थिति बनी। कांग्रेस विधायक सुखराम विश्नोई ने जल स्वावलंबन अभियान को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कटोरा लेकर घूम रही है। इस पर पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी और ग्रामीण विकास मंत्री सुरेंद्र गोयल ने सुखराम विश्नोई को खूब घेरा। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस के विरोध में देश भर का सराफा कारोबार बंद। प्रदेश में भी दिखा बंद का असर। एक दिन में प्रदेश में करीब 500 करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित। पहले पैन कार्ड की बाध्यता और अब एक्साइज व टीसीएस के विरोध में पूरे देश का सराफा और जेम स्टोन कारोबार बंद है। इस बंद का असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश की आर्थिक दूरी माने जाने वाले इस व्यापार के बंद होने से प्रतिदिन करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। लेकिन कारोबारियों ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय बजट में लगाए गए एक्साइज और टीसीएस कानून को वापस नहीं लिया गया तो ये सांकेतिक बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। कारोबारियों का तर्क है कि सरकार पहले से ही गोल्ड के इंपोर्ट पर 10% कस्टम ड्यूटी ले रही है। उसके बाद रिटेल में गोल्ड खरीदने पर 1% वेट लगाया जा रहा है। इन तमाम टैक्सों के बावजूद अब केंद्रीय बजट में एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस लगा दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बजट के अंदर में सराफा और ज्वेलर्स स्वर्णकार व्यापारियों पर में एक्साइज लगाई है 1% ज्वेलरी के ऊपर में। हम उसका कुलजोड़ विरोध करते हैं। उसके अलावा 2 लाख से ऊपर की पैन कार्ड की अनिवार्यता और 2 लाख से ऊपर की बिक्री पर 1% टीसीएस लगाए। इन तीनों कानूनों का हम विरोध करते हैं। काला कानून है क्योंकि ये एक व्यापार छोटे छोटे कारीगर कुटीर उद्योग में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सभी पे चीज लागू करना बिल्कुल गलत है। गुलाबी नगरी को जेम्स एंड ज्वेलरी की मंडी कहा जाता है। ऐसे में आज कारोबार बंद होने से अकेले जयपुर में ही करीब 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब जल्द ही पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जाएगा। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार इसी साल से प्रायोगिक तौर पर ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था शुरू करने जा रही है और उसके नतीजे देखने के बाद ही यह तय होगा कि पूरे प्रदेश में इस सिस्टम को लागू किया जाए या नहीं। प्रदेश में आपराधिक मामलों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आज विधानसभा में एक सवाल का जवाब दिया। कटारिया ने कहा कि पिछले 2 साल में लगातार अपराधों का ग्राफ गिरा है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने कटारिया को घेरने की कोशिश की। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि कई जगह पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और इसीलिए अपराध के ग्राफ में कटौती आंकड़ों के जरिए दिखाई गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बाद में कहा कि आंकड़ों की जादूगरी में नहीं उलझना चाहिए, अपराध का गंभीरता कितनी ज्यादा है उसके आधार पर पोस्टमार्टम होना चाहिए। अपराध की जो गंभीरता कैसी है उस पर पोस्टमार्टम होता है कि आज राजस्थान में जो अपराध जिस रूप में बढ़े हैं, डकैती हैं,
चोरियाँ जिस रूप में हो रही है, बलात्कार, बच्चों के साथ बलात्कार, वो सबके सामने है। इसलिए इस प्रकार के आगे पेश करने को मायने नहीं है। लेकिन प्रद्युम्न सिंह और गिरिराज मलिंगा के आरोपों के जवाब में कटारिया ने विधानसभा में ही कह दिया कि सरकार इसी साल से ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर शुरू करने जा रही है। तो क्या इस बजट के पूरे होने के बाद हम एक जिले में इसका ट्रायल करेंगे कि बस ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एक, और उसके अनुभव के आधार पर फिर राजस्थान में लागू करने का प्रयत्न करेंगे। प्रदेश में अपराध के ग्राफ पर जब जब गुलाबचंद कटारिया का बयान आया है, तब तब कांग्रेस ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध का ग्राफ आंकड़ों से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया हर बार ये कहते हैं कि वो इस मसले पर किसी भी मंच पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर छाबड़ा परिवार दो टुकड़े होता आया नजर। जहां पूनम छाबड़ा ने अपना अलग गुट बनाया, वहीं पूजा छाबड़ा भी अलग कर रही हैं आंदोलन। शराबबंदी और सशक्त लोकायुक्त की मांग को लेकर छाबड़ा परिवार लंबे समय से आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन छाबड़ा परिवार का ये आंदोलन अब दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए अपनी जान गंवाने वाले गुरुजन छाबड़ा की दोनों पुत्रवधू अब अलग अलग आंदोलन की राह पर चल पड़ी हैं। पूजा छाबड़ा की ओर से जहां पहले से मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, वहीं अब दूसरी बहू पूनम छाबड़ा ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। वहीं पूनम छाबड़ा ने इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही, साथ ही कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलन के दो धड़ों में बंटने के सवाल पर पूनम छाबड़ा ने साफ कहा कि यदि उनके परिवार में से भी इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रंग दिया गया तो उनका साथ छोड़ देंगी। इस मुहिम को लेकर हम साथ चल रहे हैं। ये धरना जो आज दिया गया है राजस्थान में श्री गुरुजन छाबड़ा जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, शराबबंदी लागू करने के लिए, सशक्त लोकायुक्त लागू करने के लिए दिया गया है। एक और तो जहां पूनम छाबड़ा इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं देने की बात कर रही है, वहीं आंदोलन में पूर्व सांसद महेश जोशी की उपस्थिति कहीं न कहीं कोई सवाल खड़े जरूर करती है। कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले पर जिला प्रशासन हुआ सख्त। नई गाइडलाइन की जारी, अब एक क्लास में 100 से ज्यादा छात्र नहीं होंगे। नई गाइडलाइन की 1 अप्रैल से करनी होगी पालना। कोटा के बेलगाम कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स को बेहतर वातावरण और तनाव मुक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। अब एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों को ही पढ़ाया जा सकेगा। सभी कोचिंग संस्थानों को ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से हर हाल में लागू करनी होगी। वहीं स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कई और अहम कदम उठाए गए हैं। जैसे कोचिंग छात्रों के लिए क्लास में रोटेशन की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को आगे पीछे बैठने का मौका दिया जा सके। इसी के साथ जो अच्छी फैकल्टी हैं उन्हें हर बैच में कोचिंग दिलवाई जाएगी। कोचिंग में एडमिशन के वक्त अभिभावक और छात्रों को ग्रुप काउंसलिंग की जाएगी। ग्रुप काउंसलिंग में 100 से 500 लोगों को एक साथ शामिल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सुसाइड के ज्यादातर मामलों में छात्रों और अभिभावकों के बीच समन्वय की कमी नजर आई, जिसे काउंसलिंग से दूर किया जा सकेगा। सही बात तो यही है कि पीछे वाले स्टूडेंट्स पर टीचर का इतना ध्यान नहीं जाता और क्लास की लेंथ भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पीछे बैठे होते तो बच्चे बातें भी ज़्यादा करते, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आगे होने पर यही होता है कि टीचर का ध्यान होता है उन पर, तो वो उतनी ज़्यादा बातें नहीं करते और टीचर पर ध्यान टीचर ध्यान रख पाता है। कम स्टूडेंट्स होंगे तो यही होगा कि टीचर का ध्यान सब पे जा पाएगा और वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब से 3 महीने पहले भी जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन बावजूद इसके 6 छात्रों के सुसाइड ने कोटा की साख पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में इस बिगड़ी इमेज को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है। डिस्कॉम को सरकारी महकमे ही लगा रहे हैं चूना। सरकारी महकमों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया। ऐसे दफ्तरों से जल्द शुरू होगा वसूली अभियान।
मार्च महीने के आते ही बिजली संकट भी शुरू हो जाता है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने सभी जिलों में वसूली अभियान तेज कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार डिस्कॉम के सभी अधिकारियों को वसूली के लिए टारगेट दिए गए हैं, जिन्हें पूरा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। जैसलमेर जिले में डिस्कॉम का 75 करोड़ रुपए का बिजली बिलों का भुगतान बकाया है। हालांकि सबसे ज्यादा बकाया सरकारी महकमों जैसे जलदाय विभाग, नगर परिषद, डाक बंगलों पर ही है। ऐसे में इनसे वक्त पर वसूली कर पाना अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर्किल की अगर बात करें तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर होता है। इसके अंदर करीब 75 करोड़ रुपए अभी बकाया चल रहे हैं और उसमें मोटे मोटे तौर पे जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पानी का महकमा है, उसके अंदर करीब 18 करोड़ रुपए पेंडिंग है। अकेले जलदाय विभाग पर ही 18 करोड़ रुपए का बिल बकाया है और ऐसी ही हालत बाकी महकमों की भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी राशि के भुगतान को लेकर जैसलमेर के सरकारी महकमे कितने गंभीर हैं। टोंक में न्याय के लिए दर दर भटक रही है दुष्कर्म पीड़िता। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पंचायत समिति सदस्य के पति पर है दुष्कर्म करने का आरोप। टोंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय के लिए आई यह महिला दत्तवास थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव निवासी है और इसका आरोप है कि गांव के वार्ड नंबर 9 के पंचायत समिति सदस्य कमला मीणा के पति बुद्धराम मीणा 27 जनवरी 2016 की रात घर में उसे अकेले देख जबरन घुसाया। उसके हाथ में कोई नशीला पदार्थ था जिसे उसने अचेत कर दिया और उसके बाद बलात्कार जैसा संगीन कृत्य किया। मौके पर पहुंचे पीड़िता के देवर ने आरोपी को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो गया। पीड़िता अपने पति और देवर के साथ बदहवास हालत में दत्तवास थाने पहुंची और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने आज तक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। हालात ये है कि अब आरोपी राजीनामा करने के लिए जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और पुलिस भी आरोपियों का साथ दे रही है। मजबूर होकर पीड़िता अपनी पहचान सार्वजनिक करने पर उतारू हुई है। 27 तारीख को रात को बुद्धराम मीणा मेरे घर में दस गया। मेरे पीछे से पेशाब कर गई थी, मेरे पीछे से आके दस गया और मैं जब वापस लौटी ना, जब मेरा मुंह बीच लिया और कुंडी बंद कर दी। कुंडी बंद कर मेरे साथ जबरदस्ती करके बलात्कार किया। उस पर अब तक मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका आरोप था। मैंने पत्रावली के बारे में अनुसंधान अधिकारी से इस बारे में बातचीत की। 164 के बयान हमने महिला के करवा दिए हैं और उसके बाद जो भी फाइल में साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप मैंने अनुसंधान अधिकारी को एसएचओ को निर्देश दिए कि वो इसमें कानूनी कार्रवाई को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। सत्ता और सरकार की आड़ में जब जनता के रखवाले ही जनता की आबरू नोचने लग जाए तो सवाल यही उठता है, क्या सुराज और सुशासन यही है भाजपा सरकार का? प्रतापगढ़ में सागवान की लकड़ी की तस्करी के बाद अब कीमती पत्थरों की तस्करी शुरू। 26 किलो कीमती पत्थर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र में लकड़ियों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पाई थी कि अब कीमती पत्थरों की तस्करी भी शुरू हो गई है। धामोतर थाना पुलिस ने कीमती पत्थरों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि नसरुद्दीन शेख नाम का एक तस्कर प्रतापगढ़ से कीमती पत्थर जयपुर ले जा रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 26 किलो के कीमती पत्थर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बकौल पुलिस बेशकीमती पत्थरों को इकट्ठा कर तस्कर देश के बड़े शहरों में ले जाते हैं और इन्हें महंगे दामों में बेच देते हैं। इन पत्थरों की तराश पर कीमती रत्न तैयार किए जाते हैं। इसने अपने पास में करीब 26 किलो कीमती पत्थर जो जंगल से फॉरेस्ट से निकाले थे और इसको चुरा करके और जयपुर में बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी और नाकाबंदी करके उसको पकड़ करके और मुकदमा दर्ज करके जांच जारी। दरअसल बेशकीमती पत्थरों की तस्करी की सजा बहुत ही कम होती है, लेकिन इससे जो मुनाफा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पकड़े जाने की रिस्क के बावजूद तस्करी बाज नहीं आते हैं। कोटपुतली पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूट अहम वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। गैंग के 2 सदस्य सहित 8 बाइकें की बरामद। लूट का मुख्य आरोपी मनीष मीणा अभी भी है पुलिस की पकड़ से बाहर। जयपुर ग्रामीण एसपी रामेश्वर सिंह ने किया खुलासा।
कोटपुतली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जनवरी 2015 में व्यापारी को गोली मारकर 2,46,000 रुपये से भरा बैग लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए गैंग के एक आरोपी पूर्ण मीणा को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस गैंग के 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 1 साल पहले एक मोबाइल व्यापारी को रास्ते में रोककर 2,46,000 रुपये से भरे बैग लूट लिया था और व्यापारी को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि 2 अन्य की तलाश कर रही है। फरार आरोपियों में मनीष मीणा कोटपुतली थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी लूट एवं वाहन चोरी की वारदातों को मिलकर दिया करते थे अंजाम। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके अन्य गैंग के सदस्यों की कर रही है तलाश। भरतपुर के कुमेरगेट मंडी यार्ड में युवक की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। समलैंगिक संबंधों के चलते की गई थी युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर की कुमेरगेट सब्जी मंडी यार्ड में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह समलैंगिक संबंधों का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल जब खंगाली तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में एक किशोर का नाम सामने आया। पुलिस ने जब इस किशोर से पूछताछ की तो किशोर ने पुलिस को बताया कि मृतक द्वारा उसके साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था और हत्या के दिन भी मृतक के द्वारा किशोर के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया और इस बीच दोनों में झगड़ा भी हुआ। इसी से खपा होकर किशोर ने मृतक की पत्थर सर कुचलकर हत्या कर दी। जो समलैंगिक संबंधों का आदी था, इस कारण से इस जो किशोर है उसके संपर्क में आया और इससे पूर्व में भी 2-3 बार उसने जो किशोर से समलैंगिक संबंध स्थापित करवाए। इस बात पर जो किशोर है उसने उसके सर में पत्थर मारा पीछे जाते हुए, तो वो गिर गया और उठा के 2-3 पत्थर और मार दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी किशोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को बाल न्यायालय के सामने पेश कर दिया है, जहां से उसे बाल संप्रेषण कर भेज दिया गया है। चुरू में माँ बाप की सताई हुई बच्ची मिली लावारिस हालत में। शराबी पिता और मौज मस्ती की चाह रखने वाली मां ने छोड़ा ट्रेन में। अब माँ बाप के पास वापस नहीं लौटना चाहती बच्ची। जन्म देने वाले माँ बाप ही अगर भटक जाएं तो बच्चे भी दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ यही हाल सादुलपुर पुलिस को रेलवे स्टेशन पर मिली 10 साल की बच्ची का भी दिखा, जो अपने परिजनों के पास नहीं जाना चाहती। ये बच्ची स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली थी। पूछताछ में पता चला कि उसके माँ बाप ने ही उसे ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया था। दिल्ली के पालम की रहने वाली इस मासूम ने बताया कि उसका पिता शराबी है और मां किसी और के साथ रह रही है। फिलहाल बच्ची को चुरू के बाल कल्याण समिति के कहने पर अस्थायी बालिका आश्रय गृह में रखा गया है। समिति के बुलाने पर लड़की के रिश्तेदार आए थे, लेकिन समिति अधिकारियों ने लड़की के माँ बाप को बुलाया है। हमारे पास आई तो हमने उसको बालिका आश्रय गृह भेज दिया। उस बच्ची के माता पिता का पता कर लिया है, वो आ भी गए हमारे पास, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण हम संतुष्ट नहीं हुए, अतः उनके पूरे एविडेंस मंगाए हैं हमने। नियम कायदों के मुताबिक बच्ची का आगे क्या होगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन बच्ची के मन में अपने माँ बाप को लेकर इतना ज्यादा डर है कि वो घर तो वापस नहीं लौटना चाहती। बीकानेर में आज एक फिर एटीएम लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर 3 दिनों में 3 एटीएम में सेंध मारी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर लुटेरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के बीकानेर में इन दिनों एटीएम लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। महज 2 दिन पहले एटीएम लूट की गुत्थी सुलझी नहीं कि आज फिर एक एटीएम लूट की वारदात सामने निकल कर आ गई, जहां 29 फरवरी की रात लुटेरे कैनरा बैंक के एटीएम को उखाड़ ले गए। वहीं आज दूसरी तरफ सुदर्शन नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को भी लुटेरे उखाड़ कर ले गए। सुदर्शन नगर इलाके की इस घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ पर लुटेरों के बेखौफ मंसूबों का पता चलता है, जहाँ लुटेरों ने शटर बंद एटीएम के ताले तोड़े और फिर अंदर रखे एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए। इस दौरान एटीएम पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस सभी मामलों को एक ही गैंग से साजिश मानकर चल रही है और वारदात के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, जो रात को शायद ये यहाँ पे एटीएम उखाड़ के ले गए अज्ञात लोग। अभी तक पुलिस को, यहाँ पे पुलिस वाले हैं, उनको कोई अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ये पहले यहाँ पे दिनों रात में गार्ड रहते थे, लेकिन अब कई दिनों से रात को गार्ड यहाँ पे नहीं रहते, शटर नीचे डाउन करके ताला लगा के रखते हैं।
लगातार हो रही एटीएम लूट की वारदातों ने एक तरफ पुलिस की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शराब से राजस्व जुटाना सरकार की चाहत है, लेकिन अजमेर के आबकारी अधिकारी को ये मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा व्हाट्सएप के जरिए भरे मन से ही वो लोगों को शराब आवंटन से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। शराब बिक्री जहां सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया है, वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी सरकार की इस मंशा पर चूना लगाने में तुले हैं। ताज़ा मामला अजमेर का है, जहां आबकारी विभाग में तैनात RAS अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए अपील जारी कर लोगों से शराब की दुकानों के आवंटन से दूर रहने को कहा है। हालांकि ये अपील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। अधिकारी दाताराम ने लिखा कि शराब नशे का कारोबार है और ये कारोबार पतन की ओर ले जाता है। अव्वल तो शराब की दुकानें अच्छा लाभ नहीं देती, उल्टा अगर आपको दुकान मिल भी गई तो आपको पुलिस, नेता और पत्रकारों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ेगा। रिश्तेदार ने पूछा था कि भाई ये मदिरा व्यवसाय के बारे में पूछा था, लॉटरी डालने की। मैंने कहा यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है ना सोच समझ के करो। वैसे भी नशे का जो है कारोबार होता है वो ठीक नहीं है। आप स्पष्ट लिख रहे हैं कि पुलिस और पत्रकार आपको ब्लैकमेल करेंगे इसमें। उनको मैंने चेतावनी दी है कि भाई ये इतना सरल व्यवसाय नहीं। शराब भली चीज नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आबकारी अधिकारी भी ये राय न दें ऐसा जरूरी भी नहीं है। उदयपुर की नगर निगम ने शहर के अंदरूनी इलाकों में होने वाली आगजनी की घटनाओं से निपटने की तैयारी। निगम ने मंगाई फायर फाइटर बुलेट मोटरसाइकिल। उदयपुर नगर निगम की ओर से शहर के अंदरूनी इलाकों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के उद्देश्य से फायर फाइटर बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अनूठी बाइक को आगजनी की घटना के समय मौके पर भेजकर कम से कम समय में आग पर काबू पाया जा सकेगा। आइए हम आपको बताते हैं फायर फाइटर बुलेट बाइक की खासियत। यह बुलेट बाइक मिनी फायर ब्रिगेड के रूप में है। बाइक में आग बुझाने के लिए 10-10 लीटर के 2 सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनमें फोम भरा है। पानी की जगह आग बुझाने के लिए इसमें फोम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगती है और बिजली बंद नहीं होती तो भी आग बुझाई जा सकेगी। वहीं बाइक पर सायरन भी लगाया गया है। अपना जो शहर है, यहाँ घाटियाँ ज्यादा है, तंग गलियाँ ज्यादा है, और वहाँ पर वॉल सिटी जो है, वहाँ पर हमारी छोटी गाड़ी भी कुछ गलियां ऐसी है जहाँ नहीं जा पाती है, और ईश्वर न करे कभी ऐसी दुर्घटना हुई आग की तो हमें उसमें दिक्कत आती है, तो ये मोटरसाइकिल उसमें काफी सहायता करेगी। उदयपुर के फायर फाइटिंग अमले में शामिल हुई यह बाइक राजस्थान का पहला दुपहिया दमकल वाहन है। इसके शामिल होने से न सिर्फ रेस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी, बल्कि जरूरतमंद तक जल्द राहत पहुंच सकेगी। शहर के बीचों बीच स्थापित जयपुर जू अब बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट होने जा रहा है। इसी के साथ ही जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आज गुपचुप तरीके से बायोलॉजिकल पार्क में पूजा अर्चना की गई। जयपुर जू आज से बच्चों के लिए दूर हो गया है। आज से जयपुर जू के जानवर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। जी राजस्थान न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बायोलॉजिकल पार्क में आज पूरे विधि विधान से जानवरों के आशियाने के लिए यज्ञ और पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद जयपुर जू से बायोलॉजिकल पार्क में 2 पैंथर को शिफ्ट किया गया। आज से शुरू हुई शिफ्टिंग का काम करीब 1 महीने तक चलेगा। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कर सकती है, लेकिन फिलहाल जयपुर जू की जमीन की उपयोगिता पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर जू बायोलॉजिकल पार्क इसी महीने में शिफ्ट हो सकता है और अगले महीने में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसका उद्घाटन कर सकती है। राजधानी जयपुर में पड़ी मिली 1 लाख रुपए से भरी थैली पुलिस को देकर युवक ने मिसाल कायम की है। अब पुलिस पैसे के मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है।
स्वार्थ से भरपूर इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो ईमानदारी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसे ही ईमानदारी का चेहरा नजर आया जलज अरोड़ा का। पैसे से व्यवसायी जलज अपने घर से निकले और ऑफिस जाते समय ट्रांसपोर्ट नगर पुल के नीचे एक पॉलीथीन की थैली मिली। जब जलज ने इसे खोलकर देखा तो ये थैली रुपयों से भरी हुई थी। जलज इन रुपयों की थैली को लेकर सीधे ट्रांसपोर्ट नगर थाने पहुंचे, जहां से उन्हें कमिश्नरेट जाने की बात कही। यहां पहुंचकर जलज ने रुपयों से भरी थैली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार को सौंपी। वहीं जब रुपयों की गिनती की गई तो ये 1 लाख रुपए निकले। प्रफुल्ल कुमार ने भी जलज की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही आज भी ईमानदारी जिंदा है। मैं मानता हूं कि ये एक जयपुर शहर की जो प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है कि यहाँ का आम नागरिक कितना ईमानदार है, कितना लॉ अबाइडिंग है। और साथ ही साथ ये उस व्यक्ति के लिए बड़ी राहत की बात होगी जिसके पैसे खोए हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि उसको ट्रेस करके और ये पैसे उस तक पहुंचाएं। 1 लाख रुपए की रकम पाकर भी जलज की नीयत ने एक बार भी धोखा नहीं दिया। उसके जमीर ने 1 लाख रुपए रखने की इजाजत नहीं दी। जाहिर ये खबर आंखें खोलने वाली है उन तमाम लोगों की जिनकी नीयत सलीके से काम करने में भी फिसल जाती है।